नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है अरुण नागर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अरुण नागर बॉलीवुड में एक्टर हैं एंड डायरेक्टर। वो एक्टिंग के साथ निर्देशन का भी कार्य करते हैं और मुंबई में आप रहते हैं। आपकी कई बड़ी बजट की मूवीज़ रिलीज हो चुकी हैं, आ चुकी हैं मार्केट के अंदर, जिसमें एक बड़ी चर्चित मूवी रही है गुजर आंदोलन। उस मूवी ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया और बहुत शानदार आपका कार्य है। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके जीवन सफ़र और उनका बॉलीवुड के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो योगदान है उसके बारे में। तो आइए अभी आपकी बात कराते हैं अरुण नागर साहब से। नागर साहब नमस्कार। नमस्कार पवार साहब, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत शानदार। मैंने गुजर आंदोलन आपकी मूवी देखी, बड़ी शानदार उसमें आपने कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए साहब, थैंक यू। तो नागर साहब, हम बात करते हैं कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा जन्म जो हुआ है गांव दुजाना में हुआ है। जो पहले जब मैं जन्म मेरा हुआ था तब गाजियाबाद ज़िला हुआ करता था जी। अभी रिसेंट में वो गौतम बुद्ध नगर ज़िला है, तो वहाँ की पावन धरती पर मेरा जन्म हुआ था जी। तो आपकी एजुकेशन गांव में हुई? मैं 9th क्लास तक गांव में पढ़ा था। उसके बाद पापा जो है हमको दिल्ली ले के गए थे। दिल्ली में बदरपुर क्षेत्र में, वहाँ पर हम एक कॉलोनी है, वहाँ पर मेरी जो एजुकेशन है वहाँ पर हुई है। तो क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं ग्रेजुएट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की थी। ओके। तो घर में अभी कौन कौन लोग हैं? घर में माता जी हैं, मेरी धर्मपत्नी हैं जी, 2 बेटियां हैं। भाई अलग रहते हैं। भाई कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई हैं, एक बहन है मेरी। अच्छा, तो आप बड़े हैं? मैं बीच का हूँ, मतलब। अच्छा, तो बड़े भाई हैं, सिस्टर? बड़े भाई हैं, फिर आप मैं हूँ, फिर मेरी बहन है छोटी जी। तो शादी सबकी हो गई? हाँ, पापा का देहांत जब हुआ था उससे पहले पापा सबको बराबर करके गए थे। पापा मतलब अभी नहीं है? पापा फिलहाल। कितना टाइम हो गया उनको? पापा का देहांत हुआ था उनका 2017 में। 2017 में जी। ओके। तो फादर गांव में ही अपना खेती वगैरह करते थे या जॉब में? किसान थे किसान जी। तो दिल्ली मतलब बदरपुर कैसे जाना हुआ? वहाँ बदरपुर में उनके प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया था उन्होंने, तो रियल एस्टेट में काम करते थे वहाँ। उन्होंने फिर जो है अपने कुछ प्लॉट्स वगैरह लिए थे, तो फिर गांव में आपको उस टाइम पे एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली में बच्चे अच्छे पढ़ लिख लेंगे। तो क्या नाम था आपके फादर का? स्वर्गीय सतपाल नागर। स्वर्गीय सतपाल नागर जी। तो पिताजी कितने भाई बहन थे? पापा हमारे 3 भाई हैं और एक हमारी बुआ है। ओके। तो फादर का कौन सा नंबर था? पापा एक्चुअली मेरी दादी के 18 बच्चे हुए थे। ओके। होते थे, मर जाते थे, मर जाते थे, तो फिर भगत वगैरह लगाते हैं गांव में। हाँ जी, वो बच्चे ऐसे ही होता था उस टाइम। काम भगत के थ्रू कुछ प्रिकॉशन कुछ किया होगा, आई डोंट नो व्हाट्स दैट। तो मेरे पापा पहले बच्चे थे मेरी दादी के जो जीवित बच्चे थे जी। फिर 2 बच्चे और हुए, मतलब एक बेटा और हुआ, ब्रह्म सिंह नाम है मेरे चाचा का जी। और फिर मेरी बुआ हुई जो मदनपुर खादर में जिनकी शादी हुई। और फिर सबसे छोटे मेरे चाचा हैं ब्रजेश, बबली उनको बोलते हैं, वो आया नगर गांव में उनकी शादी हुई है। और जो मेरे चाचा हैं, बड़े चाचा हैं, वो चिठाड़ा गांव में उनकी शादी हुई थी। मेरी मम्मी रामपुरा गांव से, दिल्ली से। अच्छा, मम्मी आपकी रामपुरा से है? रामपुरा, हाँ, रामपुरा जो मॉडल टाउन की तरफ। जूड़बाग हाँ, जूड़बाग रामपुरा और मॉडल टाउन की तरफ। मॉडल टाउन से आ गई थी, इधर करोल बाग से जाएंगे। जी, बिल्कुल जी। और मेरी दादी बैसली है, जो गोठड़ा गाँव पड़ता है लौनी से आगे जी, वहाँ की मेरी दादी है। अच्छा, वेरी गुड। तो चाचा वगैरह सभी गांव में रहते हैं? हाँ, दोनों चाचा मेरे गांव में ही सेटल है। ओके। तो गांव में आपका बचपन, मतलब आप 9th क्लास तक गांव में रहे? हाँ जी। तो गांव की कुछ यादें हैं? गांव की यादें तो हमेशा है। क्योंकि आपका जो गांव है जी,
वो काफ़ी बड़ा गांव है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना, और बड़ा प्रसिद्ध गांव आपका रहा है क्योंकि एजुकेशन, क्योंकि इंटर कॉलेज भी बहुत पहले से इस गांव के अंदर है। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब वहाँ पर आए थे और उन्होंने महात्मा गांधी साहब के नाम के स्कूल का वहाँ पर जो अनावरण किया था। श्री गांधी इंटर कॉलेज है जो 12वीं तक कक्षा है, उसमें बच्चे वहाँ पढ़ते और मैं भी वहीं पे पढ़ा। उससे पहले मेरी जो इनिशियल जो स्टार्टिंग हुई थी वो दुजाना पब्लिक स्कूल, हमारे गुरुजी है मौजीराम जी, उनका स्कूल था। तो 6ठी क्लास तक मैं उनके स्कूल में पढ़ा था और 7वीं से 9वीं तक फिर मैं शेर कॉलेज। नागर साहब, आपका बड़ा गांव है जी, तो और वो एक ही कम्युनिटी का गांव है जी, एक ही गोत्र है, एक घर है बस भाटियों का, बाकी सब नागर है। मैक्सिमम आपकी कम्युनिटी मतलब उसी के मतलब गुर्जर कम्युनिटी के लोग जी हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो बड़े गांव में सब लोगों से मिलना जुलना, मतलब जान पहचान ऐसा होती थी या बड़े गांव में नहीं हो पाता? नहीं हो पाता है, गांव के तो सब लोग मुझे प्यार करते हैं, सब लोग। अभी तो खैर आप पॉपुलर हैं, चर्चित हैं, तो सभी लोग आपको जानते होंगे, लेकिन जनरली बड़े गांव में ना, छोटे गांव में तो एक दूसरे का पता होता है, क्योंकि गांव का ही कल्चर ऐसा है जिसमें एक दूसरे की पता होती है। नहीं तो शहरों में तो पड़ोस के। गांव में एक्चुअली क्या है कि मेरी दादी बड़ी फेमस थी। मेरी दादी के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ बैठ जाएगी वहाँ शादी करवा देती थी, मतलब। अच्छा। तो मेरी दादी ने 100 शादियाँ करवाई थी अपने जीवित रहते हुए। तो बड़ी फेमस थी, मतलब गांव के किसी भी कोने में अगर मैं चला जाऊँ, मैं छोटा सा था जब मैं घूमता रहता था, तो कोई भी पूछता था किसका, मैंने कहा मैं राम प्यारी का पोता हूँ। तो बड़े प्यार से मेरे को खाना वाना खिला। तो आप बता रहे थे दादी आपकी गांव की प्रधान भी रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके सामने रही हैं आपसे पहले? हाँ, मैं छोटा था तब, मुझे याद है, मैं इतना सा था। तो हम ट्रैक्टर में जाते थे कंपेनिंग कराने के लिए। तो मतलब जब प्रधान बनी थी, बहुत रिकॉर्ड वोटों से जीती थी। फिर वो राजीव गांधी साहब का देहांत हो गया था, तो फिर 91 की बात। हाँ, प्रधानी जो फिर वो कैंसिल हो गई थी। ओके। फिर हमने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि बाकी जो लोग प्रधान बनने वो भी हमारे घर परिवार के हैं सब लोग। तो गांव में रहे तो खेती का भी मजा लिया आपने? हाँ, खेती मैंने की है। खेती भी की है मैंने, भैंसों का काम भी किया है, भैंसें बिल्कुल, उनकी सानी वानी सब किया, सब याद है। से एसोसिएट सब याद है, फैमिलीज होती हैं। हमारे खेत बड़े दूर हुआ करते थे, तो वहाँ से सर पे लाना होता था ज्वार, बरसम, जई, ये सब। मतलब गांव का सारा जो मतलब ये मैं अपनी खुशनसीबी मानता हूँ कि हमने जो है सारे काम किए हुए हैं, गांव के भी और फिर शहर भी देखा, तो बॉम्बे देख लिया, दिल्ली देख लिया। तो ग्रेजुएशन आपने जब की, तो ग्रेजुएशन के बाद फिर आप डायरेक्ट बॉलीवुड की तरफ आकर्षित हुए या कुछ और कार्य किया आपने? एक्चुअली मैं तो ग्रेजुएशन से पहले ही जाना चाहता था। मैंने अपने पापा को बोला था कि मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ। फिल्मों का बड़ा शौक था, हमारे घर में VCR था उस जमाने में जी। तो डेली एक फिल्म देखनी होती थी, वीडियो कैसेट। हाँ, वीडियो कैसेट 10 रुपए की आती थी। तो तब से ही शौक जो है कुछ ज़्यादा ही। तो फादर क्या बोलते थे फिर? तो फादर ने बोला कि भाई पहले पढ़ लिख लो, तब जहाँ जाना अपने डिसीजंस खुद ले लेना, जहाँ जाना है। तो मतलब फादर का ऐसा वो नहीं था कि बॉलीवुड मुंबई के यार वहाँ बड़ा शहर है? हम लोगों ने बोल दिया भी जो करना है खुद के बलबूते पे करो। ओके। हम तो, हमसे अगर पैसे की उम्मीद करते हो तो हम कोई बिजनेस में तो लगा सकते हैं। बॉम्बे वाले सिस्टम में उनको पता ही नहीं था। तो जनरली बॉम्बे के नाम पर फैमिलीज जो मदर फादर होते हैं वो बच्चों से डिसएग्री होते हैं ना। वो इसलिए होते हैं, मतलब फलानी रिश्तेदारी में फलाना आदमी बॉम्बे गया था और सारे पैसे लुट पिट के फिर वो होटल में उसने बर्तन मांजे और फिर वो वापस आ गया। तो ये ऐसे कहानियाँ हर घर परिवार में चलती रहती है। हमारे घर परिवार में भी थी। मेरे मामा के गांव में कोई गया था बॉम्बे, तो वहाँ वो सारे पैसे जो घर से लेके भागा था वो सब लुट पिट गए और वो बर्तन मांज के फिर वो और एग्जाम्पल सेट ऐसे लोगों के होते हैं फैमिली वाले ना। ऐसे लोगों मैं ऐसा नहीं मानता भाई। अगर आपने 10वीं नहीं की और आप बोलने लगोगे भाई पूरी दुनिया 10वीं में फेल हो जाएगी, तो मैं तो ये पॉसिबल, ये तो गलत है। बॉम्बे में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो इंसान ही तो हैं, कोई अलग से किसी दूसरे गोला से तो आए नहीं है। तो मैंने तो अपना डिसीजन ले रखा था भाई, कोई पास हो फेल हो आई डोंट केयर, मुझे अपना रास्ता बना। ग्रेजुएशन कौन से ईयर में किया आपने? 2003 में मैं पास आउट हो गया था। ओके। तो 2003 के बाद फिर मुंबई की तरफ मूव कौन से ईयर में आपने किया?
3-4 में ही गया था। 4 में तो मुझे सीरियल मिल गया था, साईं बाबा सीरियल था। मतलब वो 3 के स्टार्टिंग में या 4 की स्टार्टिंग में आप पहुंचे? 3 के एंड में और 4 में वो रिलीज हो गया था वो। ओके। 4 की सेप्टेम्बर। तो आप जब घर से गए तो घर के सभी लोगों की सहमति थी? हाँ, मतलब सब लोगों को पता था कि भाई अब मुंबई जा रहा है। हाँ। तो स्टार्टिंग में उन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, जैसे रहने का, खाने का, कुछ ये बेसिक जो खर्चे होते हैं उसके लिए? मतलब मैं बेसिकली मैं जो है पैसे जोड़ता था जी। तो मैं 10-10, 20-20 रुपए जोड़ के, मतलब मैं 10-15 हज़ार रुपए बहुत होते उस टाइम में काफ़ी। तो इतने मैंने जोड़ लिए थे। मतलब आपकी प्लानिंग थी कि घर वाले नहीं देंगे तो मैं इकट्ठे करके। और लेकिन सबसे पहले जब मैं गया था तो मेरी जेब में 800-900 रुपए थे। मतलब जाता रहता था, ऐसे नहीं कि जाते। मतलब 1-2 बार हो आए था मैं तो। जब सबसे पहले गया था जब 800-900 रुपए थे जेब में जी। फिर तो मैं चीज़ समझ के आ गया कि भाई पैसों के बगैर कुछ नहीं होगा। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने पैसे जोड़ने शुरू किए। मतलब जो मुझे जेब खर्च के लिए मिलते थे मैं खर्च नहीं करता था, वो जमा कर लेता था। फिर 10-12 हज़ार रुपये हुए तो फिर मैं उनको लेके फिर वापस चला गया। तो जब आप एक प्रॉपर माइंड बना के गए तो मुंबई जब आप पहुँचे तो मुंबई में आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? मुंबई में जब भी कोई जाता है तो बेसिकली जितने लोगों को फ़ोन करके जाते हैं तो वहाँ जब हम स्टेशन पे उतरते हैं तो उन लोगों के फ़ोन बंद हो जाते हैं। ये हकीकत ही है। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं जिन लोगों से बात करके गया था वो बेचारे उन्होंने फ़ोन बंद कर लिए। तो फिर ऐसे जुगाड़ वगाड़ हो गया, कुछ लोगों के थ्रू किसी के ऑफिस में काम मिल गया, वहीं सो जाते थे। नहीं, आप उतने तो मैच्योर थे ही क्योंकि आपकी एज शायद 21-22 साल जब रही होगी। तो जब मुंबई आप पहुँचे तो कौन से एरिया में आपने अपना? मीरा रोड से अपना स्टार्ट किया। तो मीरा रोड में आपने वहाँ रूम लिया है किसी के साथ, कैसे? मतलब मीरा रोड में एक मेरे गुरु कह लो उनको, तो वो रहते थे बेसिकली। उनका दिल्ली में थिएटर था, फिर वो बॉम्बे चले गए थे। तो आपकी जान पहचान थी उनसे कैसे? हाँ, दिल्ली से ही जान पहचान। दिल्ली थिएटर्स वगैरह में आपने? दिल्ली में उन्होंने थिएटर किया था, तो थिएटर चलाते थे वो अपना। तो मैंने भी उनके साथ काम किया। फिर उन्होंने मुझे लेके एक सीरियल बनाया था महिमा साईं की जी। तो उसमें साईं बाबा का जो कैरेक्टर था वो मेरा ही था, उन्होंने मुझे दिया था। तो किस पर ब्रॉडकास्ट? साधना चैनल पर आता। अच्छा, साधना पर आता था। साधना पे आता था। ओके। तो फिर ये इसमें कितने एपिसोड्स बने उसके? 26 एपिसोड थे। तो वो उसका कुछ इनकम मिली या वो ऐसे ही अपना? स्टार्टिंग में तो कौन पैसे देता, तो ऐसे ही करा लेते हैं स्टार्टिंग में। तो फिर उसके बाद फिर आगे जर्नी कैसे चली? फिर एज एन असिस्टेंट काम करना शुरू किया। वहाँ मतलब 50 रुपये डेली मिलते थे। एक्टर बनने गए थे, डायरेक्टर बनने गए? एक्टर बनने गया था, लेकिन एक्टिंग का जो डगर पनघट वाली है वो बड़ी कठिन होती है। तो एक्टिंग सीखी थी आपने पहले कहीं? हाँ, यहाँ दिल्ली से। मतलब बेसिकली इतनी नहीं सीखी, लेकिन फिल्मों से मैंने ज़्यादा सीखी थी एक्टिंग। फिल्मों से एक्टिंग जो थी वो सीखी। उसके बाद जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना तो मतलब वहाँ फिर ये समझ में आया कि भाई अभी एक्टर तो ठीक है, लेकिन कुछ अगर करना है तो फिर एक डायरेक्शन के नहीं। बेसिकली मैंने जो डिसीजन लिया वो 2 रास्ते थे कि या तो वापस चले जाओ, क्योंकि एक्टिंग के लिए तो कोई मतलब खड़ा भी नहीं करता था। दूसरा डिसीजन ये था कि या तो असिस्टेंट बन जाओ, एटलीस्ट टिके तो रहेंगे जी। तो मैंने वो वाला रास्ता अपना लिया कि भाई हार माननी तो मैंने सीखी नहीं है। मतलब मैं कभी हारता ही नहीं हूँ जी, भले ही स्ट्रगल कितना करना पड़ जाए। तो मैंने डिसीजन लिया कि भाई एज एन असिस्टेंट काम शुरू करते हैं, 50 रुपये डेली मिल जाते हैं जी, तो खर्चा पानी भी चलता रहेगा और सीखने को भी मिलता रहेगा। तो मैं एक्टर्स को लाइंस कराता था, उनकी रिहर्सल कराता था, तो उनको स्क्रिप्ट, हाँ स्क्रिप्ट कराता था। तो फिर उनको कराते कराते मैं भी एक्टर बन गया जी, और डायरेक्शन की नॉलेज वहाँ से मिलती रही। ऐसे करीब कितने टाइम आपने डायरेक्शन? 8 साल। किस किस प्रोडक्शन के साथ काम किया आपने? बहुत सारे हैं, मतलब मैन कुछ 2-4 जिनमें ज़्यादा बालाजी है, यशराज है, और भी बहुत सारे। मतलब बड़े प्रोडक्शन हाउस में भी आपने असिस्ट किया? एज एन असिस्टेंट किया था। तो वो बड़े जो प्रोडक्शंस हैं वो कुछ पैसा ठीक देते थे या उनका भी यही हाल था? हाँ मिलता है, लेकिन 90 डेज बाद मिलता है। हाँ 90 डेज बाद वहाँ देते हैं। तब तक आप भटकते रहो, सरवाइव करते रहो, ये सिस्टम था। तो जब आप सीरियल्स में फिर एक्टिंग का भी उसमें मिला चांस या डायरेक्शन? एक्टिंग तो जितने सीरियल मैंने एज एन असिस्टेंट किए थे उनमें एज एन एक्टर भी हम लोग काम करते थे। मतलब आपको रोल वहाँ मिल जाते थे? चलिए वहाँ तो अपने हाथ में स्क्रिप्ट होती थी।
तो एक रोल हम निकाल लेते थे अपने लिए, तो डायरेक्टर जो आपके होते थे से कह के, तो वो उतनी, क्योंकि ट्यूनिंग बन जाती थी। जी जी, उनको सर ये रोल मैं कर लूँगा, हाँ ठीक है तुम कर लेना, ऐसे मतलब। तो वो फिर वो एक्सपीरियंस डे बाय डे इंक्रीज होता चला गया। जी। तो फिर सिनेमा की जो मूवीज़ हैं उसकी तरफ फिर आपका कैसे? सीरियल से जी भर गया था, वही रिपीट होता रहा, सीखने को इतना ज़्यादा फिर वहाँ बचा नहीं। तो मैंने कहा अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो फिर एज एन असिस्टेंट मैंने सिनेमा ज्वाइन किया, फिल्में ज्वाइन की। तो पहली फिल्म कौन सी? पहली फिल्म थी मेरी भूरी। भूरी हाँ, BHOU। भूरी में असिस्टेंट भी था, एक्टर भी था। ओके, भूरी में आपने काम किया है? हाँ। अच्छा, क्या काम का, आपका क्या रोल था? मैं मुकेश तिवारी जो भट्टे वाला होता है, उसका वो चेला था मैं। ओके, राइट हैंड था उसका मैं। अच्छा, वो मैं ही था वो। उसमें वो आदित्य पंचोली इंस्पेक्टर का, आदित्य पंचोली है, शक्ति कपूर, उसके गाने बड़े शानदार है। गाने अच्छे हैं, इतने शानदार, मतलब बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट के सॉन्ग्स हैं। मैंने बड़े उसके गाने सुने हैं। और एक उसमें वो यादव थे ना, कौन सा, क्या नाम था? रघुवीर यादव। उनका बड़ा लीजेंड रोल था उसमें। वो तो, और वो एक्ट्रेस भी बड़ी, वर्कशॉप है, एक्टिंग की वर्कशॉप है। उनसे बड़ा एक्टर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मतलब ये रघुवीर यादव और ये जो इस टाइप के अपना आशुतोष राणा और ये प्रकाश राज, ये सब इस टाइप के जो जितने भी एक्टर्स हैं, बड़े अच्छे कलाकार थे। मुकेश तिवारी, मोहन जोशी, मनोज, ये इसमें डायरेक्टर यशवीर रहे हैं, यशवीर भाटी हैं, जस्सी भाटी, जसवीर नाम है ना, जसवीर भाटी। ओके। फिर मैंने चिल्ड्रन ऑफ वार की थी जी, जो बांग्लादेश के बंटवारे पे बनी थी। उसमें भी एक अच्छा किरदार मेरा था। फिर युवा की जस्सी भाई के साथ ही मैंने युवा यहाँ NCR में शूटिंग की थी, वो यही, उसमें वो था अपना वो पहलवान, क्या नाम है उसका? पैर संग्राम सिंह था। जिम्मी, मैं इंस्पेक्टर था उसमें। पृथ्वी सिंह मेरा नाम था। ओके, आपका इंस्पेक्टर का रोल था। बड़ा अच्छा। वो स्टूडेंट्स पे बनी थी ना पिक्चर, वो भी मैंने देखी है। उसमें मैं इंस्पेक्टर था। एक्चुअल में था क्या, मुझे वो यशवीर सिंह मिल गए थे आपके जस्सी, तो बातचीत हुई उनसे, तो फिर वो मैंने देखी, फिर उनकी बताया उन्होंने कि ये मूवीज बनाई है। अच्छा, फिर युवा के बाद भूरी के टाइम पे मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी फिल्म जो है जी, गुर्जर आंदोलन जो, तो उसको बनने में 3 साल लगे थे। तो गुर्जर आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, मतलब ये मूवी आपकी कैसे तो माइंड में आई? मैं कहाँ था, पूना में था जी। तो उस वक्त एक आंदोलन उस टाइम पे भी हुआ था 2010 में, जनवरी के टाइम पे, जनवरी या दिसंबर एंड ऐसा कुछ था, याद नहीं है। तो तब ट्रेनें रोक दी गई थी, तो वहाँ पूना में लोग ऐसी बात करने लगे कि मुंबई कॉरिडोर को रोका था। अच्छा, ये आंदोलन जो गुर्जर आंदोलन हुआ था, हाँ जी, तो ये उसी पे बेस्ड मूवी आपकी? तो फिर वो लोग मेरे से सवाल करने लगे, भैया क्या तुम गुर्जर हो, तुम बताओ क्या मैटर है। मुझे भी ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं थी, तो फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। लैपटॉप होता ही था हमारे पास, डोंगल चलते थे इंटरनेट वाले, उन्हें लगा के रात में मैं रिसर्च करने लगा। तो रिसर्च करते करते मैं इतना डीपली उसमें घुस गया था, तो मैंने देखा कि हमारे 72-73 लोग मारे गए हैं। एक ही समुदाय के 73 लोगों को मार दिया और दुनिया में कोई हलचल नहीं मच रही। मतलब जी, क्यों नहीं मच रही? फिर मैंने लोगों से पूछा, दिल्ली फ़ोन किया, भाई क्या मैटर है राजस्थान में, क्यों गुजरों को मारा जा रहा है? उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद या तो मीडिया में इस बात को उछाला नहीं जा रहा है, मीडिया में सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें जो है वो चलाई जा रही ताकि लोगों को पता ना चले। तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाऊंगा और दुनिया को बताऊंगा कि वहाँ के गुजरों पे कितने अत्याचार किए जा रहे हैं। जी। तो मैंने फिर रिज़ाइन दिया 1 महीने बाद अपने जहाँ मैं जॉब कर रहा था, और फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू की, लोगों से मिलना शुरू किया। और उस फिर आप राजस्थान गए या क्या रहा? राजस्थान भी गया था, दिल्ली से भी शुरुआत की। दिल्ली से जो लोग इन्वॉल्व थे, रामवीर विधोड़ी जी थे। हाँ, ये सब लोग उस टाइम आंदोलन में थे, अवतार बढ़ाना वगैरह, सब। सुखबीर जौनापुरिया, अवतार जी से तो नहीं मिला था, करतार जी से मिला था। इन लोगों से बातचीत की और भी काफ़ी लोगों से मिला। फिर मैं राजस्थान गया जी। तो फिर एक कहानी मैंने लिखी। तो राइटिंग खुद की आपने? मैंने खुद की थी। ओके। राइटर मैं खुद था उसमें। और फिर एज ए प्रोड्यूसर ढूंढने की मेरी कवायद शुरू हुई। तो कुछ लोग एग्री भी हुए इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को सुनकर। उन्होंने डिसीजन लिया
एक शर्त रखी मेरे सामने कि आप गुर्जर फिल्म नाम हटा दो, सिर्फ आंदोलन रख दो या ए फाइट फॉर राइट रख दो। उसकी टैग लाइन थी जी। तो मैंने कहा सर फिल्म तो बनेगी गुर्जर नाम से ही, आंदोलन नाम से तो किसको क्या पता चलेगा। जी जी जी। आंदोलन तो गोविंदा संजय दत्त की फिल्म भी थी। हाँ, आंदोलन उनकी आई थी। तो वैसे ही एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन गुर्जर आंदोलन से गुर्जरों को तो एटलीस्ट पता चलेगा कि यार ये है क्या मैटर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपनी बात पे अड़ा रहा। फिर 2-3 लोग तो थे जो प्रोड्यूसर ये बात कह रहे थे वो गुर्जर कम्युनिटी से ही थे या कुछ प्रोफेशनली लोग थे? बॉम्बे से। अच्छा, बॉम्बे के वो प्रोफेशनल लोग थे। तो उन्होंने बोला कि फिर भाई हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनीति जैसी फिल्म आई थी, वैसा एक कॉन्सेप्ट था ये। जी जी। तो फिर मैंने कहा भाई मैं डिसीजन मेरा जो है, मैं गुर्जर नाम से फिल्म को रखूँगा, क्योंकि वैसे ही गुर्जरों को हाईलाइट नहीं करते लोग। हाँ, गुर्जरों को तो वैसे डिमोलाइज कर ही रखा था। क्या होता था, सिर्फ विलन बना के ही पेश करते थे। मेला फिल्म हो गई, बैंडेड क्वीन हो गई, पहली बार गुर्जरों को हीरो बनाने का काम मैंने शुरू किया था। तो फिर आपको प्रोड्यूसर कैसे मिले? नहीं मिले, फिर मैंने खुद का ही पैसा लगाया। अच्छा, मैं बड़ा जिद्दी इंसान हूँ। हाँ। तो मैंने खुद का लगाया, तो करते करते फिर 3 साल लग गए इस फिल्म को बनने। मतलब फिर वो उस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन इसलिए खींचा कि भाई फाइनेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। पैसे खत्म हो जाते थे, फिर रुक जाता था। फिर इधर उधर काम करते थे किसी और के, जैसे भूरी उसी दौरान की जी। भूरी में कुछ पैसे मिले, फिर युवा की, चिल्ड्रन ऑफ वार की। तो ये जानबूझ के बाहर की फिल्में मैं करने लगा ताकि वहाँ से पैसे मिलने लगे, तो फिर पैसे आते थे। तो क्या क्या चैलेंजेस आए आंदोलन बनाने में? गुर्जर आंदोलन चैलेंजिंग तो बहुत थे यार। मैं तो इसकी शूटिंग आपने राजस्थान में ही की? राजस्थान में भी की थी, दिल्ली NCR में भी की थी। ओके। लेकिन बहुत लोग थे जो नहीं चाहते थे कि फिल्म बने। कई जगह मेरी शूटिंग रुकवा दी थी। ओके। फिर मेरे को मिले राजस्थान से महावीर सिंह फौजी जी। उन्होंने बोला कि भाई तुम आओ मेरे साथ। और महावीर पोसवाल अलग है या वही? महावीर पोसवाल जी तो वहाँ के किशनगढ़ साइड। किशनगढ़ नहीं, और आगे कहीं के दूदू साइड के। ओके जी। महावीर फौजी वहीं के? महावीर फौजी हैं यहाँ के, महुआ के। महुआ के। ये महुआ यूपी में जो पड़ता है? नहीं, महुआ आपका दौसा जिले में ही है। अच्छा, दौसा जिले में कोई? हाँ, महुआ तहसील है। तहसील है। तो वहाँ के महावीर सिंह दाइमा कोली हैं और फौजी हैं, रिटायर्ड जी। तो उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया अपने वहाँ पे। उन्होंने शूटिंग के लिए कराया और वहाँ पे शूटिंग हुई और नॉन स्टॉप हुई बिना। उनसे मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात उनसे हुई थी, अपने दामोदर गुर्जर जी हैं जयपुर में, उनका कॉलेज चलता है जी। तो उनके यहाँ मैंने ऑडिशन लिए थे, तो वहाँ पर ये फौजी साहब आए थे। ओके। तो तब इन्होंने मुझसे संपर्क किया और दोस्ती बनती गई और आज 10-12 साल हो गए। हमारी दोस्ती आज भी कायम है जी। दामोदर जी भी बड़े हेल्पफुल हैं, हमेशा मेरे को अपने बेटे समान मानते हैं। तो उस टाइम पर उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर वो एक्टिव नहीं रह पाए मेरे साथ जी। फौजी साहब ने अच्छा सपोर्ट दिया था। तो फिर आपने लगभग 3 साल के अंदर वो मूवी कंप्लीट कर ली। तो फिर उसको स्क्रीन कैसे अवेलेबल हुई, कि स्क्रीन का क्या रहा? सिनेमा पे रिलीज़ करने के लिए मैंने जब फिल्म का प्रोमो आउट किया तो कुछ लोगों के फ़ोन भी आए मेरे पास कि आप ये फिल्म पहले हमें दिखाओ, हम स्वीकृति देंगे तब ये फिल्म रिलीज होगी। मैंने भाई तो सेंसर बोर्ड स्वीकृति देगा या वो लोग, मतलब लोग, कुछ लोगों को लगता है ना कि गुर्जर समाज के हम ही ठेकेदार हैं। हाँ। मैं तो मानता नहीं किसी को ठेकेदार। कोई एक आदमी, आप ही अगर बोलने लगे कि मैं गुर्जरों का ठेकेदार हूँ, तो मैं कैसे मान लूंगा? नहीं नहीं, वो पॉसिबल तो भी नहीं है। लोगों ने कहा भाई हम ठेकेदार हैं गुर्जरों के। मैंने भाई मैं तो नहीं मानता तुमको। आप लिखित में दे दो कि अगर आपको दिखा दूं, आप स्वीकृति दे दो, तो क्या दूसरा आदमी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा? गुर्जरों को कोई एक बंदा तो बोल नहीं सकता कि मैं ही गुर्जरों का ठेकेदार हूँ। तो मैंने कहा आपको फिल्म देखनी, सिनेमा में जाके देखो जी। नहीं आपने हमारे खिलाफ कुछ दिया होगा। मैंने कहा अगर आपने गलत किया होगा तो दिया होगा, गलत नहीं किया होगा तो नहीं दिया होगा। तो होता चोर की दाढ़ी में तिनका। तो उन्होंने कुछ अंदर कुछ लगाई होगी अपनी साठ गांठ की होगी। तो मुझे फिर फ़ोन आया पुलिस का। तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क नहीं हुआ? डिस्ट्रीब्यूटर था, सब कुछ था। अच्छा। अच्छे सिनेमा मिले थे ऑल ओवर इंडिया। तो CBI का फ़ोन आया कि नागर साहब बोल रहे हैं। मैंने हाँ, आप एक काम करो, यहाँ आ जाओ, नहीं आओगे तो हमें आना पड़ेगा। मैंने कहा चलो आप मत आओ, आप आओगे तो असले बारूद के साथ आओगे, मैं अकेला आ जाता हूँ। तो फिर मैं गया, मैंने उनके लिए एक शो अरेंज किया, लक्ष्मी टाकीज है वहाँ पर टॉक रोड जी। मैंने जो है उनके लिए एक शो अरेंज किया
मैं मॉर्निंग में पहुंच गया वहाँ पे। तो सिनेमा पे जब मैं गया तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी, 100-150 पुलिस वाले। मैं जाके खड़ा हो गया, मैंने हाँ जी बताइए, मैं आप, मैंने कहा मैं यूँ, मैंने फिल्म बनाई है। तो उन्होंने ऐसे लुकआउट दिया नीचे से ऊपर तक। अच्छा, डर नहीं लगा आपको? मैं क्यों डरूंगा भाई, मैं चोर हूँ जी। अच्छा, किस किस नेता को जानते हो? मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं जानता भी नहीं था। अच्छा, कौन से नेता ने पैसा लगाया फिल्म में? मैंने कहा मैं किसी नेता को ही नहीं जानता तो पैसा कौन लगाएगा जी। अच्छा, चलो फिल्म दिखाओ। मैंने कहा सारी भीड़ है, इसको भी देखने दो। कह रहा नहीं, ये कोई नहीं जाएगा। और भीड़ लगी हुई थी, मतलब कोई नहीं जाएगा, आप अकेले जाओ। मतलब 100-150 पुलिस वाले और मैं अकेला उनके साथ फिल्म देख रहा हूँ। अब फिल्म में तो देखो इतनी लिबर्टी हम लेते हैं, किसी को गलत नहीं बोलते हैं। तो मैंने वैसा प्रिकॉशन बरती थी, मैंने किसी के बारे में गलत नहीं बोला था। मुझे सिर्फ जो दुख और दर्द जो था हमारे शहीदों को वो दिखाना था। हाँ, एक्चुअल में जो चीज़ें थी तो वही मैंने दिखाया, किसी के बारे में मैंने गलत फिल्म में दिखाया भी नहीं था। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मुझे पता थी कि ये बंदा गलत है, ये बंदा गलत है, इसने ये किया, इसने ये किया, वो सब पता था। लेकिन समाज के लिए मैंने वो सब फिल्म में नहीं दिखाया था। जितने गलत थे उनका भगवान ही इलाज करेगा। तो जो दर्द था वो दिखाना था मुझे फिल्म के ज़रिए, वो मैंने दिखाया। पुलिस वालों ने भी देखा, उनमें एक पुलिस वाले गुजर भी थे, महेंद्र सिंह हरसाना साहब जी। अब तो वो गुजर गए बेचारे। तो उन्होंने बोला अपने सीनियर से, और सारे IAS IPS रैंक के लोग सब वो। तो उन्होंने बोला कि भाई फिल्म में तो देखो किसी के बारे में गलत बोला नहीं है, जो अपना मैसेज था वो दिया है, तो इनको अरेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर उनके कहने पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मतलब प्लानिंग कुछ और होगी उनकी, लेकिन उनके इंसिस्ट करने पे हाँ, मतलब वो समझ गए कि भाई इंटेंशन कुछ गलत नहीं है। तो ये था कि भाई मुझे तो अपना जो शहीद हुए हैं उनका दर्द दिखाना था, वो फिर उसके बाद आपको स्क्रीन उन्होंने फिर इजाज़त नहीं दी राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में आपको CBI ने इजाज़त नहीं दी है? गवर्नमेंट ने नहीं दी। ओके, तो राजस्थान में फिर ये मूवी नहीं चली? नहीं चली। चल पाई थोड़ा बहुत, ये चली ही नहीं चली। फिर वहाँ पे उतार दिए, पोस्टर हटवा दिए, पुलिस वाले आके उनको गाली वाली देने लगे सिनेमा वालों को। डिस्ट्रीब्यूटर भी बेचारा रोने लगा था, उसको कुछ गलत बोला होगा। तो फिर मैंने कोशिश भी नहीं की वहाँ से चलाने। कहाँ ये मूवी चली? बाकी फरीदाबाद चली थी, गुड़गांव चली थी, आपका दादरी चली थी, दिल्ली NCR के जो सिनेमा थे उनमें, मेरठ में, बुलंदशहर में। तब तक YouTube आ गया था? YouTube आ तो चुका था लेकिन चलन में नहीं था। चलन में नहीं था YouTube जो। अच्छा, चलन में नहीं था जब तक। लोग फेसबुक भी इतना वो नहीं था चलन में, लोगों के पास वही छोटे छोटे फ़ोन हुआ करते। अगर उस टाइम YouTube एक्टिव होता तो फिर तो सबसे बड़ा हथियार था ही आपके पास। अगर YouTube मतलब उस टाइम पे एक्टिव होता, अगर आज गुजरात आंदोलन फिल्म रिलीज होती तो इतना बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म मिल जाता उसको। तो सिनेमा की जरूरत ही नहीं थी। सिनेमा की जरूरत नहीं थी। और मतलब आज भी लोग देखते हैं कई बार वो फिल्म। YouTube पे भी लगभग 2.25 मिलियन YouTube पे मैंने डाली भी थी, व्यूअर्स हैं। तो 3-4 बार तो मेरा चैनल ही डिलीट हो गया था। अब वो किसने डिलीट किया भगवान जानता है। YouTube से ऐसा हो जाता है डिलीट? सब टेक्नोलॉजी में सब हैंग अपना YouTube से कर लेते हैं। कोई कुछ भी कर ले, कोई आपका अकाउंट आपके बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, वो तो एक तो खैर जितनी बार डिलीट होता था मैं फिर नया चैनल बना देता था, फिर वो फिल्म डाल देता था। तो अभी रिसेंट में मैंने 1-1.5 साल पहले जब मेरा चैनल डिलीट हुआ था तब वो फिल्म डाली थी। तो पहले कितनी चल गई थी ये मूवी? 10-12 मिलियन थे उसमें। 10-12 मिलियन लोगों ने देख ली थी। ओके, यही तो उद्देश्य था कि लोगों को दिखाना था। हाँ, मैसेज ही तो देना था, यही मैसेज देना था और वो मैसेज में मैं सफल हुआ। आज भी लोग, मैंने बाकी और फिल्में भी बना ली और फिल्मों में काम भी किया है, लेकिन आज भी लोग अगर मुझे बोलते हैं कि अरुण नागर कौन, जिन्होंने गुजरात आंदोलन बनाया, मतलब वो आइडेंटिफिकेशन उसी मूवी से एक पहचान है और वो हमेशा मेरे लिए एक गर्व की बात रहेगी। मैं भले ही शोले बना लूँ इन फ्यूचर, लेकिन मेरे लिए ये गर्व रहेगा कि मैंने गुजरात आंदोलन फिल्म बनाई थी। तो राजस्थान के लोग तो आपको बड़ा प्यार करते होंगे, बड़ा सम्मान देते होंगे, पलकों पे बिठाते हैं। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आदमी कर देता है तो उसकी एक वैल्यू और लाइफ अलग ही हो जाती है। और अभिनेता तो हमारे देश और दुनिया में सभी लोग अभिनेता को प्यार करते हैं। उनके लिए लोग बोलते थे भैया तो तुमने इमोशंस में बना दी फिल्म। मैंने कहा हाँ भी बना दी, मेरे अपने लोग थे, इमोशन तो आएगा भाई। अपने आदमी को अगर खरोच भी आएगी अपने भाइयों को तो हमारा दिल तो दुखेगा। तो मेरा फील्ड था और जिस फील्ड में मैं कर सकता था मैंने वो कर दिया। जो देखो
क्या होता है कि जब पुल बन रहा था तो एक गिलहरी भी पत्थर लेके जा रही थी। हाँ, उनका भी योगदान था। तो इतने सारे वानरों में उस गिलहरी को भी याद किया जाता है। जी जी। तो मैं वही गिलहरी था कि अपने समाज को अगर आगे बढ़ाने की बात आई है तो एक फिल्म के जरिए मैंने जो जागरूकता लानी थी वो लेके आ गया मैं। मतलब एज ए एक्टर आपके मन में एक अपने समाज को लेकर एक दर्द था और एक उसके लिए एक सिंपैथी या एक उससे लगाव, वो ये था ना कि जिसके पास जो होता है वो दे देता है। तो मेरे पास तो मेरा अपना वही नॉलेज थी, वो फिल्में थी, तो उसके जरिए मैंने जो बना दी। उसके बाद अभी कौन कौन सी मूवीज आपकी आई हैं मार्केट के अंदर? गुजर आंदोलन के बाद रिस्कनामा आई थी जो सिनेमा पे 2019 में रिलीज हुई थी और 7 वीक्स वो चली थी। रिस्कनामा। अच्छा, कौन कौन लोग थे उसमें? सचिन है लड़का जिसको मैंने लॉन्च किया था, गुजरी है वो। ओके। और सपोर्टिंग में मैं भी था उसमें और शहबाज खान। तो सिनेमा में चली थी? हाँ, सिनेमा में चली, अच्छी परफॉर्मेंस थी। और खलनायक का विलन जो था प्रमोद माथुर साहब वो थे उसमें। उसके बाद फिर मैंने एक और गुर्जर बच्चे को लॉन्च किया, उसका नाम है नंदेश गुर्जर। वो फिल्म है बल्ली वर्सेस बिरजू। बल्ली वर्सेस बिरजू। हाँ, ये MX प्लेयर पर रिलीज की है मैंने अभी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये एक परिवार की कहानी है। एक राजू खैर है, उनके बेटे हैं, एक बेटी है। तो उनकी बेटी को उनके ससुराल वाले मार देते हैं। ओके। तो वो जो दर्द है उस भाई का वो अपने फिर उनसे बदला लेता है। तो एक ये ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने रखा है। उसमें रजा मुराद है, किरण कुमार है। तो ये आपने OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की है MX प्लेयर पर? तो MX प्लेयर पे भी, और अभी मैंने एक हफ्ते पहले YouTube पे भी वो रिलीज किया। तो मतलब उनके साथ कुछ एग्रीमेंट ऐसा ही था या कैसे? YouTube अपने MX पे तो नॉन एक्सक्लूसिव है, आप कहीं भी दे सकते हो। ओके। अदर एक्सक्लूसिव होता तो फिर कहीं नहीं दे सकते थे। ओके। नॉन एक्सक्लूसिव में है तो आप किसी और पे भी आप डाल सकते हैं। तो MX प्लेयर पर कैसी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा, टॉप 10 में गिनी जाती है फिल्म। अच्छा वहाँ रहा। तो उसके बाद अभी कोई और पिक्चर मार्केट में अभी आपकी? हाँ, अभी आने वाली है मेरी एक फिल्म, नाम अभी फाइनल नहीं है उसका। ओके। तो उसमें मेन लीड मैं ही हूँ, जल्दी शायद इस मंथ में रिलीज हो जाए। तो आप डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग का अपना जरूर रखते हैं कि भाई एक्टिंग भी सुभाष घई या सतीश कौशिक की तरह है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अच्छा है। गुजर आंदोलन में तो मैं मेन लीड में ही था। अच्छा, मेन लीड में आप ही थे गुजर आंदोलन में? तो बाद में फिर मैं सपोर्टिंग में। डायरेक्शन किसने किया फिर उसमें? मैंने किया। अच्छा, डायरेक्शन भी आपने किया, एक्टिंग भी आपने की? दोनों काम मैंने। ओके। तो बाकी ऑडियंस जो है फिर वो डिमांड करने लगी सर आप मेन लीड आइए। तो फिर उनकी सुन के मैंने फिर जो भी फिल्म रिलीज होने वाली है, नाम बहुत जल्दी मैं फाइनल कर दूंगा उसका, तो उसमें मेन लीड मैं ही हूँ। और अभी आगे और 5-6 फिल्में हैं जो जिनमें मेन लीड मैं खुद आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जनरली मुंबई के अंदर जो एक्टर्स जाते हैं, जो बिगनर्स जाते हैं, वो जैसे वहाँ संघर्ष करते हैं या उस तरीके की प्रॉब्लम्स उनको आती है, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ आई लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर थे और आपने चीज़ों को पूरा एक विज़न क्लियर करके और आगे बढ़ते रहे। क्योंकि जब आप असिस्ट करने लगे तो फाइनेंशियल उतना क्राइसिस तो आपको रहा नहीं होगा, बेसिक जितनी चीज़ें होती हैं तो उतनी तो पूरी हो ही जाती थी। देखो क्या है, मेरे एक तो खर्चे कम है, मैं बहुत कम खर्चे में मैं जी लेता हूँ। दारू मैं नहीं पीता, बीड़ी सिगरेट का शौक मैंने नहीं रखा, डिस्को वगैरह मैं नहीं जाता हूँ। हाँ, मतलब सिंपल तो, एकदम लाइफ सिंपल। मैं तो गरीबी के टाइम पे मैं 2-4 हज़ार में गुजारा कर लेता था। तो शौक है नहीं बिल्कुल। देखिए बेसिक ही तो है भाई, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है तो फिर शौक के लिए तो कोई लिमिटेशन तो सेट पे मिल ही जाता था। रहने का ही जुगाड़ था, रहने का। बॉम्बे में तो जब रहते तो 3-4 लोग एक साथ रह लेते हैं और फिर जब आप रहने लगते हैं तो रिलेशन बन जाते हैं। सिंपल सा आदमी हूँ आज भी मैं, आज तो मैं सर संपन्न हूँ, आज भी मेरे कोई शौक नहीं है, आज भी मैं शराब से दूर रहता हूँ। नहीं, अच्छी बात है। आप तो बड़े नेक दिल के इंसान हैं और बड़े सिंपल सोवर आप रहते हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि पर्सनैलिटी कैसी है। तो भी आप कोई और किसी मूवी पे भी काम कर रहे हैं? कोई और? हाँ, 1857 का मेरा राइटिंग का काम चल रहा है। अच्छा, 1857। जी, धन सिंह कोतवाल जो 1857 में जो क्रांति हुई थी, जी, उस क्रांति पर अभी उस मूवी मूवी बना रहे हैं उस पर आप? जी। तो ये तो बड़ा लेजेंड वर्क होगा अगर ये मूवी आप अच्छे तरीके से बना पाए। जी। तो ये
बड़ी अच्छी बात है कि आप देखिए, मेरी सोच ये होती है कि आदमी जिस घर में पैदा होता है उस घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर पहले होती है जी, फिर परिवार की, फिर उस गांव की, फिर उस समाज की जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, और समाज के बाद फिर आपका दायरा है, आप प्रदेश में, देश में और विश्व में आपकी स्ट्रेंथ है कि आप कहाँ तक लोगों की मदद कर पाते हैं। जनरली लोग ये कहते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर एक समाज की बात करते हैं, पर्टिकुलर एक जाति की बात करते हैं। मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानता, मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं बोलता हूँ इस चीज़ को कि जो जिस समाज में पैदा हुआ है, अगर बुद्धिजीवी अपने अपने समाज को ही सही कर लें या उनको एक दिशा दे दें तो देश में बहुत बड़ा काम होगा। देखो क्या होता है ना कि लोगों का नज़रिया है, जैसे मैं अगर धर्म जी की बात करूं जी, अब धर्मेंद्र साहब ने गाना बनाया था, एक फिल्म आई थी प्रतिज्ञा, मैं जट यमला पगला दीवाना जी, वो अगर मैं जट यमला बोलते हैं तो ठीक है, हाँ। अगर मैं गुजर यमला बोल दूं तो मैं जातिवाद हो गया, है ना। सही बात है, समझ रहे हो ना। बंगाली कैरेक्टर अशोक कुमार, किशोर कुमार जितने भी थे वो अपनी बंगाली भाषा यूज कर लेते हैं तो ठीक है, हम अगर अपनी गुजरी भाषा यूज करेंगे तो हम देहाती हो गए। यश चोपड़ा पंजाब से थे, वो अपनी फिल्मों में पंजाबी कल्चर ही लाते थे तो वो तो ठीक है, हम गुजर होके अपना गुजर कल्चर दिखाएंगे तो हम जातिवादी हो गए। नहीं नहीं, तो ये सोच है लोगों की, बेसिकली जो जहाँ का होता है वो वहीं का कल्चर वो इस्तेमाल करता है। हमारा मानना ये है कि जो आपका दिल करता है, जो आपका मन करता है वो कार्य करना चाहिए। मेरी ऑडियंस खुश है मेरे से, मेरे काम से खुश है, मेरे लिए बहुत यही तमगा है, मेरे लिए यही अवार्ड है। नहीं नहीं, बड़ी बात है। और ये बड़ी चीज़ है कि बॉलीवुड के अंदर आपने अपने आप को इस्टेब्लिश किया एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर, क्योंकि जनरली लोग खो जाते हैं और समंदर है, समंदर में पता नहीं चलता, समंदर में पता नहीं चलता, लेकिन कहाँ खोते वही लोग हैं जो अपना जो एम से भटक जाते हैं। एक्चुअली है क्या ना, जिनका विजन क्लियर है, मेंटली प्रिपेयर है कि भाई रास्ता ये है। होता क्या है इंडस्ट्री के अंदर कि लोग ना वहाँ क्या है कि वहाँ शौक में आ जाते हैं, वहाँ शोहरत में आ जाते हैं, अपने बनावटी लाइफ जीने लगते हैं। मैं अपने कलीग्स की बात करूँ तो उनका क्या सोचना था कि भाई हम डिस्क में जाएंगे, वहाँ बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत होगी, तो मतलब ऐसे जाना हमें ऐसे है, लेकिन वो क्या करेंगे, ऐसे जाना का प्लान, मतलब शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं कि भाई हमारे संपर्क बन जाए और हमें वो लोग काम दे दें। आज भी उनके पास काम नहीं। देखिए सुनिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। रास्ता जो है वो मेहनत, जो आपकी वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है, उसी से निकल के जाएगा। तो करना, अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको रेगुलर जिम करनी ही होगी। नेचुरली आप किसी सलमान खान से भी दोस्ती कर लोगे तो उसकी वजह से आपकी बॉडी थोड़ी ना बनेगी। और बहुत लोग तो ऐसे हैं कि वहाँ जाके बॉडी बनाएंगे, ऐसा करेंगे। भाई मेन काम एक्टिंग का है, आप एक्टिंग क्राफ्ट पे काम कीजिए ना, बॉडी तो ये सेकेंडरी चीज़ है। ठीक है, फिजिक अच्छी होनी चाहिए, वो बुरी चीज़ नहीं है। तो नागर साहब, आप बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं और आपकी बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ रिलीज हो चुकी हैं, और ये बड़ा अच्छा काम है कि गांव से निकला हुआ बच्चा जिसको ना कोई फैमिली की सपोर्ट है, ना कोई ऐसा किसी बड़े आदमी की सपोर्ट मिली, एक अपने ही विवेक से, अपनी ही सोच से निरंतर एक रास्ते पे चलता गया और आज बॉलीवुड के अंदर अपनी एक पहचान बना पाना अपने आप में बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आगे भी आप ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे, क्योंकि समाज के प्रति हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मीडिया ही समाज का आईना है। मीडिया ही आपको समाज के अंदर प्रोजेक्ट करता है और फिर हमारी जनरेशन होता है, हमारी जनरेशन उसी को दे फॉलो तो करती है। तो ये मीडिया में काम करने वालों का दायित्व है कि वो मीडिया को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। चलिए साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, आज हमारे साथ अभी अरुण नागर हैं। मैं उनसे कहूँगा कि हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं, जो नए युवा हैं, जो बॉलीवुड की तरफ जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी वो आप एक मैसेज दें। तो नागर साहब, हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो नए युवा बॉलीवुड की तरफ उनका आकर्षण है, उसमें काम करना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपकी फैमिली होती है जी। जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरे फादर, मतलब मैं बॉम्बे रहता था और मम्मी फ़ोन करते थे, बेटा तेरे पापा ने रिश्ते की बात कर ली है। तो
बार बार आना तो मेरे लिए पॉसिबल होता नहीं था। मैंने वहाँ से बोल दिया फ़ोन पे कि भाई आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लो, जो लड़की आपको पसंद आए वो उससे शादी कर देना मेरी। तो मेरी मम्मी ने देखी लड़की और उन्होंने हाँ कर दिया। तो मेरे फूफा ने बोला कि भाई लड़का तो देख लो। तो मेरे ससुर साहब बोले कि लड़के का बाप देख लिया मतलब लड़का देख लिया। तो उन्होंने सिर्फ फ़ोटो में ही देखा था, मैंने तो अपनी वाइफ की फ़ोटो भी नहीं देखी थी। मैंने तो अब आपसे भला इंसान कौन होगा तब देखा था। मुंबई में जाने के बाद कौन कहता, मुंबई में तो अपने आप ही पसंद कर लेते हैं कि भैया ये अपना है, कर लेते। लेकिन मैं थोड़ा सा शर्मीले टाइप का हूँ और फोकस मेरा अपने मतलब जो मेरा एम था उसी वर्क पे ज़्यादा रहा। तो मैंने अपनी वाइफ को भी तब देखा था जब मैं वरमाला डाल रहा था फर्स्ट टाइम। और हैप्पीली लाइफ है, 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां हैं। ओके। बड़ी का नाम कीर्ति है, छोटी का नाम जानवी है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आप पहले तो अपनी फैमिली को देखो, उसके बाद जो काम आप करने जा रहे हो बॉम्बे उस पर फोकस रखो। जनरली लोग क्या करते हैं, पहले शॉर्टकट ढूंढते हैं जी कि यार फलानी लड़की को पटा लूंगा, वो अमीर है, उससे पैसा मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, वो ख्याली पुलाव वो सब उसमें लग जाते हैं और जहाँ काम करना होता है वहाँ वो काम नहीं करेंगे, नहीं करते। तो जिस काम के लिए आप बॉम्बे जा रहे हो उस पे आप फोकस रखो। आपको एक्टिंग करनी है तो आप एक्टिंग में वर्कशॉप ज्वाइन करो, एक्टिंग की रिहर्सल करो, ऑडिशंस में पार्टिसिपेट करो, तब धीरे धीरे आपको आगे के रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन शॉर्टकट मत अपनाओ, मेरा मानना है जी। फिल्म इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, फैमिली को बता के जाओ कि भाई साल 2 साल 5 साल में कुछ नहीं होने वाला है, हो सकता है 20 साल भी लग जाए। नवाजुद्दीन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ, मुझे भी अब 20 साल हो गए। अब जाके मैं 1-2 साल स्टेबिलिटी अभी आई है जाके 2-4-5 साल। तो अगर मैं वही 1 साल 2 साल में थक हार के अपने घर आ जाता तो आज इतनी फिल्में ना कर पाता। आज मेरी 5 फिल्में बन चुकी हैं, 3 रिलीज हो चुकी हैं, 2 रिलीज होने वाली हैं वेरी सुन, और 5-6 फिल्में और हैं जो मैं साइन कर चुका हूँ। तो मैडम बिल्कुल डिफरेंट कल्चर से आई हैं, मतलब वो बॉलीवुड का उनको नॉलेज नहीं है। हाँ। तो कैसा उनका आपके शुरुआत में दिक्कतें थी, बाद में वो भी समझ गई कि ये इंसान सीधा साधा भला है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो होता है, सबको डाउट होता है, लेकिन बाद में सब ट्रैक पे। एक्चुअली ये फील्ड ऐसा है कि आप उसमें कितने भले हो, लेकिन फिर भी ना लोगों के माइंड में एक ये रहता है कि यार इस फील्ड के अंदर ना पता नहीं क्या है, क्योंकि ये बड़ा मेहनत का फील्ड है, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब सिनेमा में आप देखते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब शूटिंग होती है तो जब पसीना निकलता है तो चोटी से एडी तक, तब पता चलता है कि वास्तव में क्या चीज़ है। मैंने तो डिसाइड किया भाई देखो मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं अपनी वाइफ को अपनी शूटिंग पे भी लेके चला जाता। हाँ बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम गलत नहीं है तो हम फिर क्यों डरे। नहीं, मेरे बच्चे भी शूटिंग पे आ जाते हैं, वो भी देखते रहते हैं, वो भी सीखते हैं अपने डैडी से। तो ये तो चीज़ें हैं, आप जिस काम को कर रहे हो उसको आप पूजा करो उसकी। जी जी जी, तब आप कामयाब हो पाओगे। अदरवाइज अगर आप उसमें वासना डाल दोगे, गद्दारी डाल दोगे, बेईमानी डाल दोगे, तो वो आपको फिर ऊपर ले जाने के बजाय नीचे फेंक और ट्रैक चेंज हो जाता है। चलिए खैर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। दोस्तों आज हमारे साथ थे बॉलीवुड एक्टर एंड डायरेक्टर अरुण नागर। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और अपनी पारिवारिक परिस्थितियां और तमाम बातों पर उनसे चर्चा हुई। उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।